हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी, हिंदू पुजारी गिरफ्तार किए गए हैं वहां की सरकार के द्वारा। इस्कॉन के मंदिर तमाम यहाँ होंगे, यहाँ तक कि रूस में भी हैं, पूरे दुनिया में इस्कॉन के मंदिर हैं। दुबई में इस्कॉन का मंदिर बना है और प्रायः इनको आप हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाते सुनेंगे। खैर, हो सकता है कि वहाँ की सरकार जो आरोप लगा रही हो उसके पास कोई सबूत हो, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इनको आतंकवाद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह तो इन पर जो आरोप है, यानी कि जिस आधार पर सरकार ने गिरफ्तार किया है उसकी बात। लेकिन अब जरा वहां सरकार और समाज की दशा समझिए। हिंदू पुजारी के लिए बांग्लादेश में कोई वकील नहीं, यानी उस समाज में कोई वकील ही नहीं मिला है। और इससे पहले जब इनके एक वकील मिले थे रमन रॉय, तो उन पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया था और अभी भी वो आईसीयू में भर्ती हैं। फिर से समझिए दोस्तों, चिन्मय दास आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, इस आधार पर बांग्लादेश की सरकार चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन वहां की सरकार और समाज चिन्मय दास को वकील ही नहीं उपलब्ध होने देता है। यह आतंकवाद नहीं है। अपने देश में संसद पर हमला करने वाले और बंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों को वकील उपलब्ध कराया था। किसने? सरकार ने उपलब्ध कराए थे। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि सरकार या पुलिस ने भले गिरफ्तार किया हो, न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने के बाद ही आगे उसको हिरासत में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, न्यायालय तय करेगा। और सुनवाई के लिए वकील का होना जरूरी है। अनुच्छेद 21 जैसा ही प्रावधान बांग्लादेश के संविधान में भी किया गया है, सेम टू सेम किया गया है। फिर जैसे भारत की सरकार ने आतंकवादियों को वकील उपलब्ध कराए थे, क्योंकि संविधान ये कहता है कि विधि के माध्यम से ही उनको दंडित किया जाएगा, वैसे ही बांग्लादेश की सरकार ने वकील क्यों नहीं उपलब्ध कराया? दरअसल बांग्लादेश की सरकार अगर वकील उपलब्ध करा देगी तो वहां का समाज सरकार के खिलाफ उपद्रव कर देगा। इस समाज में हैं कौन लोग? मुसलमान। तो जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान चले गए हैं का मतलब अखंड भारत का जब विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पर पहले पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान के अराजकता के कारण पीड़ित होकर के बांग्लादेश 1971 में अलग देश बन गया। लेकिन दोनों में एक समानता यह है कि दोनों मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले देश हैं और दोनों ही देशों में हिंदुओं की प्रताड़ना की खबरें आती हैं। अभी पाकिस्तान से तमाम ब्लॉगर्स, हिंदू ब्लॉगर्स, खासकर हिंदू दलित ब्लॉगर्स वहां की आज की वीडियोज भेज रहे हैं, जिससे आप इस्लाम मानने वाले वहां के लोगों की हकीकत देख सकते हैं। बांग्लादेश की हकीकत सबके सामने है। तो इससे भारत पर प्रभाव नहीं पड़े यह कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत में भी हिंदू मुस्लिम समाज रहता है। अगर पाकिस्तान का मुस्लिम समाज, बांग्लादेश का मुस्लिम समाज मुसलमान के नाते वहां हिंदुओं को शक की निगाह से देखेगा, उन पर अत्याचार करेगा, उनके अत्याचार के खिलाफ उनको वकील नहीं मिलेगा, सरकार उनकी संरक्षा नहीं कर पाएगी, उनके अपने संविधानों में प्रावधान के बावजूद भी हिंदुओं को संविधान में लिखे लाभ नहीं मिलेंगे, तो भारत के हिंदुओं में यह बात आएगी कि क्या मुसलमान ऐसे ही होते हैं जब ये बहुसंख्यक हो जाते हैं? यह बात आएगी, यानी स्वाभाविक है। और इसकी वजह से भारत में पोलराइजेशन होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो ब्लॉगर्स इस समय ब्लॉग भेज रहे हैं उसमें वे दो चीजें दिखा रहे हैं।
एक तो वर्तमान में पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा दिखा रहे हैं, दूसरे जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय वहां के मुसलमान वहां के हिंदुओं के साथ क्या किए ये भी दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि तमाम घरों में उस समय वहां के मुसलमान घुस करके वहां के सभी लोगों को मार डाले। इस तरह की हत्या भारत में नहीं दिखाई देती। यह तो उस समय की बात हो गई जिस समय देश विभाजित हो रहा था, जबकि उन्हीं ब्लॉग्स में तमाम ऐसी भी खबरें आती हैं जिनमें तमाम मुस्लिम परिवारों ने तमाम हिंदुओं को शरण दी है। लेकिन आग अगर लगेगी ना दोस्त, तो जो तपन होगी उसी को याद रखा जाएगा। इसके अलावा जो वर्तमान का पाकिस्तान दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के संविधान को भी मैंने न केवल पढ़ा है बल्कि पढ़ाया है। पाकिस्तान के संविधान में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की तरह प्रावधान है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक चाहे भले उसका मालिक कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, स्नानागार, तालाब, पोखर, नदी की घाट, इन पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल दूं तो मैं ये नहीं लिख सकता कि केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, केवल मुसलमानों के लिए, मैं ये नहीं लिख सकता। और क्योंकि भारत के संविधान में ये लिखा गया तो इससे भारत में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि भारत में किसी भी शहर में, कस्बे में कहीं जाएंगे तो किसी रेस्टोरेंट पर या चाय की दुकान पर वो दुकानदार छुआछूत नहीं करता। ऐसा ही प्रावधान पाकिस्तान के भी संविधान में लिखा गया है, बांग्लादेश के भी संविधान में लिखा गया है। लेकिन वहां जो दलित अछूत रह गए हैं उनके साथ वो छुआछूत का बर्ताव करते हैं। तमाम ब्लॉग्स हैं, मुस्लिम और हिंदू दोनों तरह के ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए कि वहां जो दुकानें हैं उन पर भी जो वहां के हिंदू अछूत समाज के लोग हैं उनका अलग बर्तन ऐसे कोने में कहीं रखा हुआ है। अगर वहां से कोई अछूत व्यक्ति पानी लेना चाहता है तो आएगा, पानी लेना चाहता है, शरबत लेना चाहता है, कुछ भी लेना चाहता है तो अपनी गिलास वो खुद उठाएगा, ये दूर से पानी देंगे, वो ले जाकर धुलेगा, धुलकर उसमें फिर अपने पानी, चाय, लस्सी, छाछ, माठा जो भी है वहां पर पिएगा, कुछ खाने लायक खाएगा, फिर वो खुद ही अपना बर्तन धुल के पॉलीथीन में रखकर फिर वहीं रख देगा। यानी जो मुस्लिम दुकानदार है वो उस बर्तन को हाथ तक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 15 की तरह का प्रावधान पाकिस्तान के भी संविधान में लिखा है। और इस्लाम वहां का राष्ट्रीय धर्म है, देश का धर्म है, लोगों का भी धर्म है, जो छुआछूत को नहीं मानता। फिर ये बुराई वहां कैसे चल रही है? और अगर वहां के मुसलमान वहां के दलितों के साथ ये कर रहे हैं, भारत में यह देखा जाएगा तो भारत में जो दलित मुस्लिम एकता की राजनीति का प्रयास होता है, क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है उससे ये कहना कि भारत में राजनीति अछूती रह जाएगी, ये न तो संभव है और न तो सही है। प्रभाव पड़कर रहेगा। तो दोस्तों आखिर बांग्लादेश में अब क्या करना पड़ेगा इनको? 1 महीने तक और जेल में रहेंगे क्योंकि वकील न मिलने के कारण से वहां के जज साहब ने डेट लगा दी। और एक बात जानिएगा दोस्तों, कल मैं एक पत्रकार महोदय से बात कर रहा था, सोशल मीडिया के एक पत्रकार से बात कर रहा था। इसका मतलब है कि वो गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। उन्होंने अयोध्या में जो 1990 में गोली चली थी, कार सेवकों के लिए कहा कि वो दंगाई थे तो उन पर गोली चलेगी ही, और इस नाते मैं समर्थन में हूं। अपने लिए उन्होंने कहा कानून के हिसाब से वो दंगाई थे, उन पर गोली चलेगी। लेकिन कभी कभी जब दंगा बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है तो दंगाई संविधान निर्माता हो जाते हैं। जान लीजिए आप, जिस समय भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले डायरेक्ट एक्शन डे हुआ होगा या जहां कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए होंगे, चाहे उसमें हिंदू पक्ष दोषी हो या मुस्लिम पक्ष, उन दंगों ने क्या किया? वे सारे तो दंगाई थे ना। उन दंगों ने एक राष्ट्र को जन्म दे दिया।
और उन दंगों की वजह से जो देश बना, उस देश का संविधान उस दंगे को फैलाने वाले लोगों ने लिखा। पाकिस्तान का संविधान भारत में नहीं हुआ। और यह बहुत बड़ा कारण है कि भारत का जो संविधान लिखा गया और जो पाकिस्तान का लिखा गया भले हूबहू है, कॉपी पेस्ट है एकदम, लेकिन समाज में दोनों के अंतर के नाते जिस तरह से भारत प्रोग्रेसिव होकर आगे बढ़ा, पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया। मतलब क्या है? आप कहेंगे आप तो अयोध्या के कारसेवकों को दंगाई कहे जाने से जोड़ रहे थे। जी हां, जब समाज में कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं तब तो आप दंगाई कहेंगे, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर हिंसक लोग खड़े हो जाएंगे किसी बात को लेकर, तब आप कहेंगे कि यह देश है जो हिंसा कर रहा है। फिर वो दंगाई कहकर नहीं टाल सकते आप। लंका की संसद में और राष्ट्रपति भवन में जो घुसे थे वो कानून की भाषा में दंगाई थे, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद हो गई कि सरकार को पलट सकते हैं तो फिर क्या थे? मैं इशारा क्या कर रहा हूं कि अयोध्या में कारसेवकों की संख्या के आधार पर आप दंगाई कह लेंगे, गोली चलवा लेंगे और रुक जाएंगे, लेकिन जब वो संख्या बहुत बड़े पैमाने पर आ जाएगी तो फिर आप दंगाई कहकर नहीं टाल सकते। और ये जो दोनों अगल बगल के देशों में घटनाएं घट रही हैं, वह भारत में ऐसी स्थिति को जन्म दे रही हैं। भारत में भी जो घटनाएं घट रही हैं वो भी इनमें घी डालने का काम कर रही हैं। कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूं कि पाकिस्तान का संविधान तो इस्लामिक गणराज्य की बात करता है, लेकिन बांग्लादेश के संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है। धर्मनिरपेक्ष संविधान होने के बावजूद भी बांग्लादेश में जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर और सड़कों पर, क्या उसे हम संविधान के अनुसार उस देश का चलना मानेंगे? और अगर कोई देश अपने ही बनाए संविधान से नहीं चल रहा है और वहां बहुसंख्यक समाज नहीं चलने दे रहा है, तो क्या वह बहुसंख्यक समाज अपने संविधान को मान रहा है? नहीं मान रहा है। यानी कहीं का यदि ताकतवर समाज, बहुसंख्यक समाज अपने संविधान को न माने तो संविधान पन्नों में सिमट जाएगा। भारत में हमको संविधान बचा कर रखना है, इस नाते हमें एक दूसरे से नफरत घृणा को खत्म करना है। लेकिन ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है वह भारत में भारत के लोगों को भी इधर या उधर सोचने के लिए एक जमीन देगा। इसलिए सत्ता के साथ साथ विपक्ष के नेताओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज को इन दोनों देशों में हो रहे घटनाक्रमों से अवगत कराएं, न उसको बढ़ाएं न उसको छिपाएं, और यहां के समाज को एक साथ चलने को तैयार करें। नहीं तो यहां का भी संविधान पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यह धर्म और जात की आग जो है ना, वो सभी शांति प्रिय लोगों के दिलों को जला देती है, और जितने केवल उग्रवादी मानसिकता के लोग होते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देती है, या फिर जो शांत विचार के लोग होते हैं उनको उग्रता की तरफ जाने को प्रेरित करती है, बाध्य करती है। इसलिए यह किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए लाभदायक नहीं है। फिर भी जहां जो समाज डोमिनेंट है, बहुसंख्यक है, अगर वो नफरत की बात करने लगेगा, अगर वह हिंसा को जायज ठहराने की बात करेगा, तो फिर उस देश का संविधान वहां नहीं चल पाएगा। चाहे वह धर्म के नाम पर हिंसा की बात हो, या जाति, भाषा, वेशभूषा, या किसी अन्य आधार पर। नफरत का आधार चाहे कोई भी हो, नफरत का प्रभाव एक ही होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।